हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम DT+B TJT सोशल साइंस की एक सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें DT+P के द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं PYQs में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हम पार्ट 2 ओनली डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो पेपर 2 होता है जो स्पेसिफिक है सोशल साइंस से रिलेटेड, हम सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने बहुत सारी वीडियोस को अपलोड करके डाल भी रखा है। और मैं क्या करूँगी, इस हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरी प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो अगर आप कोई सी भी वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप सारी वीडियोस को देख लें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, हार्डली 20 to 25 मिनट्स की हर एक वीडियो है और हर एक वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करे हैं। तो आप क्या करेंगे, या 1.25 या 1.5 की स्पीड से लगा के उसे आराम से सुन सकते हैं। और इस वीडियोस को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखें, ताकि जो इसके फैक्ट्स हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी करा रही हूँ उसके साथ साथ मैं उसके एक्सप्लेनेशन को भी प्रोवाइड करा रही हूँ। तो इससे क्या होंगे, जो आपके फैक्ट्स होंगे जो रिलेटेड है हमारे एग्ज़ाम से, वो आपको भी लर्न होते जाएंगे। और अगर आप कॉन्टिन्यूटी में मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे पेपर्स में ऐसे हुए हैं कि क्वेश्चंस क्या हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। और अगर रिपीट सेम क्वेश्चन नहीं है तो उसके एक्सप्लेनेशन से आ गया, या फिर क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, टॉपिक सेम रहेगा। तो अगर आप DT+P लेके प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने कंटेंट को अच्छे से कवर कर रखा है, तो आपके लिए क्या होगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो सीरीज़ हो सकती है कि आप क्या करें, PYQs को अच्छे से देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को। तो ऑलरेडी मैंने इस क्वेश्चन पेपर का 20 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट 2 वीडियो को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करेंगे आज के 20 क्वेश्चन को डिस्कस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन 1893 में किन देशों ने ट्रिपल अलायंस का विरोध करने के लिए एक समझौता गठित किया था। तो आपको ट्रिपल अलायंस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फ्रांस, स्टेटमेंट्स हैं फ्रांस और रूस, और ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल या फिर आयरलैंड, स्पेन एंड हंगरी। तो ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 1883 में एक ट्रिपल अलायंस साइन हुआ। अब वो हुआ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रोमानिया के बीच में साइन हुआ था। और संधि का मतलब कि किसके लिए था, रूस के विरुद्ध थी। जर्मनी के बिस्मार्क को सदैव इस बात का भय रहता था, यदि रूस नाखुश हो गया तो रूस फ्रांस के साथ मिलकर जर्मनी के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकता है। अतः उसने रूस को अपने पक्ष में रखने के लिए 1887 में पुनर्आश्वासन संधि किया था, जिसका उद्देश्य यह था कि रूस फ्रांस के साथ घनिष्ठ संबंध कायम न रख सके। लेकिन बिस्मार्क जो था उसके चांसलर के पद से हटते ही फ्रांस ने कूटनीतिक तरीके से केवल 4 वर्षों के अल्प अवधि के लिए रूस के साथ एक मैत्री संधि 1894 करने में क्या हो गया था, सफल हो गया था। इस प्रकार जर्मनी के त्रिकूट के विरुद्ध में फ्रांस और रूस के द्विकूट का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, यह किसका विश्वास था कि यदि सामाजिक वातावरण का पुनर्निर्माण किया जा सकता तो मानव स्वभाव को बदला जा सकता था। चार्ल्स फ्यूरियर का, प्रूदो, रॉबर्ट ओवन या फिर संत साइमन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो रॉबर्ट ओवन सामाजिक वातावरण का कहा था कि अगर सामाजिक वातावरण का पुनर्निर्माण किया जा सके तो मानव स्वभाव को भी बदला जा सकता है। ये किसने कहा था, रॉबर्ट ओवन ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध डैश प्राप्त करेगा। यानी अगर ये हमारी अर्थ है और आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन का क्या करती है, चक्कर लगाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। एक टाइम होता है जब पृथ्वी क्या होती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होती है, और एक टाइम होता है जब पृथ्वी सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पर होती है। जो नियरर पर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीहीलियन बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपीहीलियन बोलते हैं। तो आपको डेट्स पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट्स को देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात हो रही है। तो कम मात्रा में सूर्य ताप आएगा या फिर गर्मी का मौसम होगा। देखते हैं
दोनों सही हैं हमारे, दोनों ही गलत हैं, या केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या फिर केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एपीहीलियन और पेरीहीलियन वाली होते हैं सिचुएशन होती है वो कौन सी डेट्स में अराइज होती हैं या फिर हैपन होती हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उत्तरी गोलार्ध कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त करेगा तथा सर्दी का मौसम होगा, ना कि गर्मी का। सूर्य के चारों परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर अर्थात 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर यानी एपीहीलियन कहा जाता है। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट यानी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूरी पर होती है। इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। तो जो एपीहीलियन जो मैंने बताया जिसमें पृथ्वी क्या होती है सबसे दूर होती है, वो कब होता है हमारा 4 जुलाई को। इस टाइम पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी का टाइम होगा। और जो पेरीहीलियन मैंने बताया उसको क्या बोलते हैं, उपसौर, जो कि क्या होता है 3 जनवरी को होता है। तो आप सबको पता होगा 3 जनवरी मतलब जैन के टाइम पे हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, ठंड का टाइम होता है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 1 राइट आंसर हो जाएगा। इन डेट्स को आप ज़रूर याद रखेंगे। अगर ये डेट्स आपको याद रहेंगे तो आप इसलिए इस क्वेश्चन के आंसर दे सकते थे। ऐसी बहुत सारी और भी डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्या कहते हैं कि हमारा लॉन्गेस्ट डे कब होता है, शॉर्टेस्ट डे कब होता है और इक्वल डे कब होता है। तो ये सारी डेट्स भी आप ज़रूर अच्छे से याद करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का सही उदाहरण है। ऑब्सीडियन, एंडेसाइट, बेसाल्ट या फिर ग्रेनाइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ग्रेनाइट अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का सही उदाहरण है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की अधिक गहराई में होता है, चूँकि इनका ठंडा होना, जमाव एवं ठोस होना अधिक गहराई में होता है जहाँ पर तापमान अधिक होता है। अतः इनके ठंडा होने की गति मंद होती है, इस कारण इनमें रवे अधिक बड़े पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डैश मजदूर वर्ग द्वारा पहली सफल क्रांति थी। न्यूबियन क्रांति, रूसी क्रांति, आयोनियन क्रांति या फिर संदेशी क्रांति। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 की रूसी क्रांति मजदूर वर्ग द्वारा की जाने वाली पहली सफल क्रांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले हिस्से और निचली स्थिति घाटियों के बीच एक यांत्रिक स्थिरता को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइसोहाइलन, आइसोस्टेटिस, आइसोबार या फिर आइसोनिएट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले हिस्से और निचली स्थित घाटियों के बीच एक यांत्रिक स्थिरता को आइसोस्टेसी कहा जाता है। आइसोस्टेसी शब्द ग्रीक शब्द आइसोस्टेसियस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य समस्थिति होता है। संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डटन ने 1889 में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे भागों जैसे पर्वत एवं पठार तथा नीचे धंसे हुए भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। रचनात्मक प्लेट मार्जिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो किसके संदर्भ में, रचनात्मक प्लेट मार्जिन। इन प्लेट मार्जिन को अपसारी प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। नई समुद्री भूप्रपटी लगातार बनती हैं। 1, 2 दोनों ही गलत हैं, केवल पहला या फिर केवल दूसरा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो रचनात्मक प्लेट वो होती हैं जिनसे नई प्लेटों की रचना होती है। तो रचनात्मक प्लेट मार्जिन के संदर्भ में 2 प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसारित होती हैं। इन प्लेट मार्जिन को अपसारी प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। रचनात्मक किनारों के सहारे नए पदार्थों का निर्माण होता है तथा नई समुद्री भूप्रपटी लगातार बनती है। यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है। इस प्रकार क्या होता है, इन्हें
कथन दोनों ही हमारे क्या है, सही है। आपने डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट जो होती हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डाइवर्जेंट, जिसमें दोनों जो प्लेट्स होती हैं, जैसे एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो ये क्या करती हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएंगी, तो जो नीचे का लावा होता है वो बाहर आता है, जिससे एक नई प्लेट का क्या होता है, निर्माण होता है। इनको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उस संगठन का नाम बताइए जिसने आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या की थी। स्टेट हैंड, वाइट हैंड, अपर हैंड या फिर ब्लैक हैंड। तो ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड जब सेराजोवा जा रहे थे, तभी टाउन हॉल के समीप गैवरीलो प्रिंसिप द्वारा गोली मार के युवराज और उनकी पत्नी सोफी की हत्या कर दी गई थी। तो आप इनका नाम भी याद रखेंगे, गैवरीलो प्रिंसिप, जिनका नाम मतलब पूछ लेता है। गैवरीलो प्रिंसिप एक गुप्त समिति ब्लैक हैंड का सदस्य था। यह घटना प्रथम विश्व युद्ध 1914 का तत्कालिक कारक था। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड वॉर 1 का तत्कालिक रीज़न क्या था, मतलब इमीडिएट रीज़न क्या था। तो इमीडिएट रीज़न ये था कि प्रिंस की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, और वो भी किसके द्वारा, प्रिंसिप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इटली में फांसीवाद के उदय का कारण क्या था। तो आपको पता होगा कि फांसीवाद का, फैसिज्म का जो निर्माण था वो इटली में हुआ था, और लीडर का नाम भी आपको पता होगा, बेनिटो मुसोलिनी था। तो वर्साई की संधि में इटावली निराश थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की सामाजिक आर्थिक स्थिति फांसीवादी समाजवाद और साम्यवाद की फैलती विचारधारा से प्रभावित है। तो ऑप्शन है हमारे पास पहला, तीसरा, तीनों, दूसरा, तीसरा या फिर पहला और दूसरा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला और दूसरा क्या है, सही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें तो फांसीवादी विचारधारा का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में मुसोलिनी के द्वारा सत्ता पर आसीन होने के बाद शुरू होता है, जिसके उदय से निम्नलिखित कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध में इटली की पराजय से उत्पन्न इटली की परिस्थिति व प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई संधि, उदारवादी लोकतंत्र की असफलता, साम्यवादी विचारों का प्रसार और रूसी समाजवाद के विरोध में राष्ट्रवाद समाजवाद के विचार की लोकप्रियता। तो अगर आपने देखा होगा कि ये रीजन्स फ्रांस में जो क्या कहते हैं, जर्मनी में जो क्या कहते हैं कि नाजीवाद अराइज हुआ था, उसमें भी ये रीज़न क्या है, बेनिफिशियल या फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, विश्व युद्ध के दौरान कई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुनियमित है। तो देखते हैं हम कई संधियां और उनके हस्ताक्षर देखते हैं कौन से सही हैं। तो सेंट जर्मन संधि ऑस्ट्रेलिया द्वारा, वर्साई की संधि जर्मनी के द्वारा, न्यूली संधि हंगरी के द्वारा या फिर त्रियांग संधि तुर्की के द्वारा। ऑप्शन है हमारे पास पहला तथा तीसरा, फिर पहला तथा दूसरा, तीनों या फिर पहला और तीसरा और चौथा। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ निम्न संधियों पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो सेंट जर्मन की जो संधि थी वो 10 सितंबर 1919 को साइन हुई थी ऑस्ट्रिया के साथ। वर्साई की संधि, नेक्स्ट है वर्साई की जो संधि हुई थी वो 28 जून 1919 को हुई थी, जो जर्मनी के साथ हुई थी। ये वन ऑफ द ह्यूमिलेटेड ट्रीटी थी, जिसकी वजह से क्या होता है, जर्मनी में नाजिज्म का राइज होता है, यानी हिटलर का राइज होता है। और न्यूली की संधि 27 नवंबर 1919 को हुई थी बुल्गारिया के साथ। त्रियान की संधि 4 जून 1920 को हुई थी हंगरी के साथ। और सेब्रे की संधि 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे ठंडी हवा के रूप में अभिलक्षित किया गया है, सिरोको, जोंडा, मिस्टाल या फिर हरमटन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मिस्ट्रल को ठंडी हवा के रूप में अभिलक्षित किया जाता है। यह शीत ऋतु में उत्तर की ओर स्थित भूमियों तथा हिमाच्छादित पर्वतों से उतरकर रोन नदी की घाटी से गुजरती हुई फ्रांस के भूमध्य सागरीय तट पर बहने वाली ठंडी व सूक्ष्म पवन है।
यह पवन तापमान को हिमांक से भी नीचे गिरा देती है। संकीर्ण रोन घाटी में गुजरते हुए इसका वेग अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। किस प्रकार की जलवायु को वर्ष भर सूर्यताप और बहुत कम तापमान की सामान्य अनुपस्थिति द्वारा अभिलक्षित किया गया है? मानसून जलवायु को, भूमध्य सागरीय जलवायु, टुंड्रा जलवायु या फिर सवाना जलवायु? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो सवाना प्रकार की जलवायु को वर्ष भर सूर्यताप और बहुत कम तापमान की सामान्य अनुपस्थिति द्वारा अभिलक्षित किया जाता है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश AW का अक्षांशीय विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 10 डिग्री से प्रारंभ होकर 15 से 20 डिग्री तक अक्षांश तथा अक्षांश तक पाया जाता है। इस तरह इस जलवायु की स्थिति भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब तथा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के बीच होता है। इस जलवायु का विस्तार वेनेजुएला, कोलंबिया, दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पैराग्वे, अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखीय जलवायु के उत्तर तथा दक्षिण सूडान में सर्वाधिक विस्तार एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर डी सही होगा, जबकि आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर को बी वो सही माना है। तो आप एक बार देख लेंगे कि D+B ने किसको सही उत्तर माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म सतह पर ठंडी हवा के परिवहन के कारण बनने वाले कोहरा को कोहरा क्या होता है? धरातलीय कोहरा, उष्णकटिबंधीय कोहरा, भाप कोहरा या फिर समुद्री कोहरा? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो भाप कोहरा का निर्माण सामान्यतः झीलीय क्षेत्र में होता है। जब शीतकाल की शुरुआत होती है तब झील के समीपवर्ती क्षेत्रों की वायु तापमान एवं झील के जल की सतह का तापमान सापेक्षिक रूप से अधिक होता है। इस तथा गर्म सतह पर ठंडी हवा के प्रवाहित होने के कारण वायु के संघनन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसके परिणाम स्वरूप भाप कोहरा का क्या होता है? निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना से संबंधित है? तो ये हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? जो थ्योरीज हैं उनसे रिलेटेड है। तो सुपरनोवा थ्योरी पूछ रहा है किसने दिया है? ऑप्शन है हमारे पास H.N. रसेल ने, बी लेविन ने, F. हॉयल ने या बर्नहार्डस वॉरेनियस ने। तो आपने अगर थ्योरीज पढ़ी होंगी तो आप इसका ईजिली आंसर दे सकते हैं। अगर आपने थ्योरीज नहीं पढ़ी हैं तो आप जो ओरिजिन ऑफ अर्थ से रिलेटेड थ्योरी है या फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की जो थ्योरी है आप उन्हें ज़रूर देख के जाएंगे, क्योंकि D+B ने उनसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? F. हॉयल महोदय पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सुपरनोवा परिकल्पना से संबंधित हैं। सुपरनोवा परिकल्पना इंग्लैंड के होयल तथा लटन ने 1946 में प्रस्तुत की। अंतरिक्ष में अनेकों तारे हैं जो अचानक 1000 गुना अधिक तीव्रता से चमकने लगते हैं। इन्हें नवतारा यानी नोवा के नाम से भी पुकारते हैं। इनकी चमक सूर्य की चमक से 25,000 गुना होती है। कुछ अन्य तारे ऐसे भी हैं जो जो सूर्य से 1 अरब गुना अधिक चमकते हैं। इन्हें अभिनव तारा यानी सुपरनोवा कहते हैं। एक अभिनव तारा 2 या 3 शताब्दियों के बाद ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। पूरी पृथ्वी डैश को समान दिनों और समान रातों के अनुभव करती है। तो मैंने आपको अभी आपसे बोला था जिसमें क्या होता है इक्विलैटरल डे, यानी कि सन की जो रे होती है इक्वेटर पर पड़ती है, जिस दिन क्या होता है समान दिन और समान रात होती है। तो कौन से डे को होता है? 22 दिसंबर, 20 जनवरी, 20 जून या फिर 21 मार्च? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो पूरी पृथ्वी केवल 21 मार्च और 23 सितंबर को समान दिन और समान रातों का अनुभव करती है। तो 2 डेट्स हैं हमारे पास, एक 21 मार्च और दूसरा हमारा क्या है? 23 सितंबर। स्मरणीय है कि किरणों के तिरछेपन तथा दिन की अवधि के प्रभाव सापेक्ष हुआ करते हैं। जहाँ पर दिन की अवधि अधिक और तथा 7 किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ पर निश्चित रूप से सूर्यताप अधिक होता है। और सूर्य की उत्तरायण स्थिति के समय 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर होती है
भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर दिन की अवधि बढ़ती जाती है तथा उत्तरी ध्रुव पर 6 मास का दिन होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा में दक्षिण जाने पर पृथ्वी की अवधि क्या हो जाती है, दिन की अवधि कम हो जाती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर केवल 6 महीने रात होती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब क्या कहते हैं सूर्य आना स्टार्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो 21 जून से क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज बड़े होने लग जाते हैं, वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में डेज की जो टाइम है वो कम होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर्स प्लान्स किस समाज की केंद्रीकृत योजना है? फासीवादी, समाजवादी, पूंजीवादी या फिर सहोकारीवादी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पंचवर्षीय योजनाएं समाजवादी समाज की केंद्रीकृत योजनाएं हैं। समाजवादी तथा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पादन के साथ साधन सरकार द्वारा स्वामित्व नियंत्रित और संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 1992 में पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो ने 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले। इस शिखर का सम्मेलन को डैश भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और चौथा स्टेटमेंट हमारा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCEP ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन है। यह सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए एक व्यापक कार्यसूची और एक नया खाका तैयार करना था जो 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास नीति का निर्देशित करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का दीर्घकालिक कारण है? तो ज्ञान की भाषा का बढ़ता प्रचलन, वित्तीय संकट, सबसे पुराने महान परिवारों की तरफ से विरोध। सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, केवल फर्स्ट या फिर पहला और तीसरा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो अगर एक्सप्लेनेशन को देखें तो फ्रांसीसी क्रांति के पहले के वर्षों को सामान्यतः प्रबुद्धता का युग माना जाता है। इस काल में यूरोप में अनेक विचारकों और लेखकों का आविर्भाव हुआ जिन्हें दार्शनिक या फिर फिलोसोफर कहा जाता है। इन्हें फ्रांसीसी क्रांति की आत्मा कहा गया है। इन दार्शनिकों में हैं मॉन्टेक्यू, वोल्टेयर, रूसो प्रमुख थे। यूरोपीय देशों में विशेषाधिकार संपन्न सामंतों और पादरियों ने अपनी कुलीनता के नाम पर वरीयता प्राप्त कर रखा था। नेपोलियन का कथन है कि फ्रांसीसी क्रांति मुख्य रूप से इस अहम सामाजिक असमानता के कारण हुई थी। स्वतंत्रता तो केवल बहाना मात्र था। लॉर्ड एक्टन ने लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति विशेषाधिकार के विरुद्ध तथा समानता के पक्ष में एक महान विद्रोह था। इस क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, जिसे हम इक्वालिटी फ्रेटर्निटी भी बोलते हैं, जो हमारे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बोलते हैं, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑप्ट किया है। फ्रांस में उपयुक्त समस्या दीर्घकाल से व्याप्त थी, जबकि वित्तीय संकट लुई 16 के दौरान उत्पन्न तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। उस पार्टी का नाम बताइए जिसने इटली में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना का आह्वान किया था। इटालवी समाजवादी पार्टी, इटालवी गणतंत्रवादी पार्टी, इटालवी लिबरल पार्टी या फिर इटालवी लोकतांत्रिक पार्टी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इटालवी समाजवादी पार्टी ने इटली में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना का आह्वान किया था। इटालवी समाजवादी पार्टी की स्थापना 1892 में जेनेवा में इटालियन वर्कर्स पार्टी के रूप में हुई थी। पार्टी का उद्देश्य मजदूर वर्ग के समर्थन से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आज का लास्ट क्वेश्चन है,
स्थलाकृतिक मानचित्रों पर उच्चावच का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? हचूर, पहाड़ी छायाकरण, दोनों का, केवल पहले का, दोनों का ही नहीं, या फिर केवल दूसरे का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्थलाकृतिक मानचित्रों पर उच्चावच का प्रतिनिधित्व करने के लिए हैस्यूर तथा पहाड़ी छायाकरण दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है। हैस्यूर विधि, इस विधि के अंतर्गत बारीक एवं पास पास खींची गई खंडित रेखाओं के द्वारा पर्वतीय छायाकरण करके मानचित्र में उच्चावच का प्रदर्शन किया जाता है। और जो पहाड़ी छायाकरण है इसे प्लास्टिक छायाकरण भी कहा जाता है। इस विधि से प्रदर्शित उच्चावच ऊपर से लिए गए फोटोग्राफ के समान प्रतीत होता है। यह विधि छोटी मापनी पर बनाए गए मानचित्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। तो आज के 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स जो भी DT+B TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ।